मेले का दिन है। 140 साल पहले लोग 8 घंटे के लिए लड़े थे, आज भी 8 घंटे के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये थोड़ा पैराडॉक्स है। तो इसके बीच में मजदूरों देश में दुनिया भर में काफी कुछ चीज हासिल किया था, सत्ता कब्जा किया था, पूंजीवाद को अलग अलग नीति ऐसा अपनाने में मजबूर किया था। पूरा 20वीं सदी अगर देखा जाए कि जो पूंजीवाद का नॉर्मल कोर्स में वो देना नहीं चाहता। तो 20वीं सदी का अगर मजदूर वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक अस्वीकार्य समय है, जैसे पिछले 50 साल 60 साल में उसका एक रिवर्सल भी। तो आज ऐसे एक समय में हम बात कर रहे हैं कि असल में काफी चीज छीना जा चुका है। एक विकास भी कर रहे हैं, एक क्राइसिस का समय में भी हम कर रहे हैं। संतोष जैसे बोल रहा था, बेसिकली एक दौर जो मजदूर ने हासिल किया था, फिर पीछे हटना पड़ा, धोखे पूंजीवाद एक हिसाब से इतिहास का समाप्ति का घोषणा किया था। आज फिर दुनिया भर में देश में अलग अलग तरीके से एक क्राइसिस पैदा हुआ है, जिसका एक 2007 का आर्थिक संकट के बाद से दुनिया भर में आर्थिक संकट हो अलग अलग जगह पे, जिसको लिबरल बुर्जुआ ऑर्डर बोल रहा है, वो ध्वस्त होकर ऑथोरिटेरियन फासिस्ट सेमी फासिस्ट फोर्सेस का पॉलिटिकल क्राइसिस और इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो एक हिसाब से दुनिया में लग रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एटलीस्ट बड़ा बड़ा देशों के अंदर उस तरीके का युद्ध के साथ नहीं होगा। तो एक जियोपॉलिटिकल और मिलिटरी क्राइसिस हो, एक डीप इकोलॉजिकल क्राइसिस हो, और पूरी मिला के ह्यूमैनिटी के सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अलग अलग उसका टेक्नोलॉजी अलग अलग है, एक कॉन्जेंचरल क्राइसिस टाइप बना हुआ। ऑब्जेक्टिवली हम प्रभावित ये पूरा चीज से, ये दुनिया का जो बड़ा बदलाव हो रहा है, मगर इसे कैसे आगे बढ़े वो सोच और उसका सब्जेक्टिव फोर्स क्या है, उसमें काफी कमजोरी है। एक समय ऐसा था कि ऐसा बल के हिसाब से, ताकत के हिसाब से, संगठन के हिसाब से एक क्रांति का दौर चलता, मगर इतना गहरा संकट के समय भी आज जो लोग क्रांतिकारी राजनीति में विश्वास भी करते हैं, वो किस दिशा पे सोचेंगे, ये जटिल सवाल बना। मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि जब मई दिवस का 140 साल पहले का अगर देखिए, एक संकट का समय 10-10 12-12 घंटा काम करना पड़ रहा है। 1884 में 2 साल पहले अक्टूबर महीने में अलग अलग जो सोशलिस्ट है, एनार्किस्ट है, अलग अलग संगठन मिलकर तय करता है कि 1886 का 1 मई से 8 घंटा काम लागू कर देते हैं। उसका एक राजनीतिक प्रक्रिया चलता है। 1 मई का स्ट्राइक होता है, 8 मई को मजदूर के ऊपर हमला होता है, मजदूर शहीद होते हैं, फिर 4 मई का उसका प्रोग्राम में बॉम्ब फेंका जाता है, वायरस दिखा के मजदूर नेताओं को फांसी पे चढ़ाया जाता है। तो उस हिसाब से मजदूर आंदोलन का क्रिमिनलाइजेशन का मुद्दा हो, कोई लॉलेसनेस का टाइप का जगह जहाँ पे संगठन करने का अधिकार से हमला हो, 8 घंटा काम का अधिकार हो, जीवन चलाने के लिए सैलरी ना मिलने का सवाल हो, इतना 140 साल का प्रगति के बाद भी इस तरीके का मुद्दा खड़े हैं। जब इस मई दिवस के पहले दोबारा इस तरीके से सोचना पड़ता। जो आज का टॉपिक है, मैंने एक पार्ट संतोष कवर किया, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। जो असल में अभी लास्ट फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीना पिछले अगर देखा जाए, उसमें काफी महत्वपूर्ण एक टेंडेंसी देश भर में उभर कर है, जिसका हम बात कर रहे थे कि 2 फरवरी को अगर बरौनी से उसके पहले हुआ होगा, मजदूरों का सैलरी को लेकर 8 घंटा काम, डबल ओवर टाइम, ये सब लेके आंदोलन शुरू होता है, हड़ताल होता है। फिर अलग अलग जगहों पे पानीपत, सूरत, IOCL, NTPC के सब होते, रिफाइनरीज, पेट्रोलियम, पावर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का वर्कर्स का देश भर में अलग अलग जगह में फैलता है बिना कोई ऑर्गेनाइज करता रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इंद्र से कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया था, जिसमें 28 ऐसा स्ट्राइक और प्रोटेस्ट का डॉक्यूमेंटेशन फिर बदला बात करता, मेरे से वो नंबर अभी 50 तक चला जाता, अभी भी चल रहा है। ये फास्ट राउंड ऑफ पॉइंट जो प्राइमरीली पावर, कंस्ट्रक्शन, अलग अलग सेक्टर में देश भर में चला। इधर पानीपत में जब चल रहा था, हमारा आने वाला था। ये जो हिस्सा है, हम जिसको बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट या नॉन परमानेंट, एक अस्थायी मजदूर,
उनका एक मांग का एक जनरल कैरेक्टर के हिसाब से होगा। सैलरी नहीं है, 8 घंटे का डबल ओवर टाइम, अलग अलग चीज जो लिखा है, कुछ दिया हुआ भी है मगर ग्राउंड में बात नहीं है। सेकेंड वेव स्टार्ट होता है अप्रैल से, जिसमें चर्चा हो रहा था कि माना साहब में सेकेंड अप्रैल होंडा का स्ट्राइक हो रहा है, गुजरात 17 मजदूर अलग अलग कंपनियों के ऑटोमोबाइल में शुरू होता है, फिर गारमेंट का अलग अलग फैक्ट्री ज्वाइन करता है, फिर फार्मास्यूटिकल अलग अलग फैक्ट्री फिर नोएडा में पहुंचता है। नोएडा में 9, 10, 11, 12, 13 तारीख का उभरता आता है। मिनिमम वेज हरियाणा में बढ़ाया जाता है, फिर यूपी कुछ डिक्लेरेशन करता है, फिर ये चीज फरीदाबाद होते अभी भिवाड़ी काबूकेरा पुष्करा निम्ना जो राजस्थान है उधर चल रहा है। आजकल में भी अलग अलग फैक्ट्री में चल रहा है। पंजाब में शुरू हुआ है, हरियाणा उत्तराखंड में रुद्रपुर और अलग अलग जगह में हो रहा है। यूपी का एनसीआर का बाहर का मथुरा हपूर अलग अलग जगह में चल रहा है। ये जो है आज के समय में देखा जाए करीब सैकड़ों फैक्ट्री में, हजारों के तादाद में एक फैक्ट्री में वर्कर्स इसमें पार्टिसिपेट किए। नोएडा का चीज फोकस करें क्योंकि 13 तारीख का घटना का मीडिया के पास में मौका दिया कि इसे क्रिमिनलाइजेशन लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पेश करना, उसी हिसाब से मुद्दा बताया। तो पहले ये जो चल रहा था थोड़ी मीडिया में आया नहीं, या अभी भी नोएडा वायलेंस इस तरीके से पेशकश किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव कारण क्या है और क्या दिशा है? मैं इंडियन एक्टिविस्ट के हिसाब से बोलूं, थोड़ा जटिल है मुद्दा शेयर करना क्योंकि इधर स्टूडेंट ही है लोग, मगर मैं एक बार कोशिश करता हूँ इसमें कम्युनिकेशन फुल ना हो फिर भी कुछ मुद्दा थोड़ा जटिल है क्योंकि ये मूवमेंट को समझने के लिए मैंने सिर्फ कुछ इंसिडेंट नहीं, मैंने उसका सॉलिडेरिटी दिखाना होना जरूरी है। जो वर्कर है एक्टिविस्ट में है, जो मुद्दा वर्कर उठाया उसके साथ सॉलिडेरिटी में खड़ा होने का जरूरत है, कोई चीज है हम उससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत है। मतलब उसके लिए क्या बन रहा है स्थिति उसका थोड़ा ध्यान में रखना। 3 पार्ट में मैं थोड़ा बात को रखना चाहता हूँ। एक पार्ट, ये जो नया टाइप का मजदूर आंदोलन हो रहा है इसका कॉन्टिन्यूटी और नयापन क्या है, इसका स्ट्रक्चरल कारण क्या है, इसका टेंडेंसी किस टाइप का। इसका एक बदलाव मैं बहुत छोटे में बोल रहा हूँ मगर वो अभी बड़ा चर्चा का विषय है। पिछले 30-40 साल में दुनिया भर का और हमारे देश में जो बदलाव हुआ उससे कनेक्टेड एक चीज जिसमें उसका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो मजदूर आंदोलन है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोडक्शन और लेबर रेजिम का ट्रांसफॉर्मेशन इसके साथ थोड़ा कनेक्टेड है। मैं उसमें थोड़ा टाच कर देता हूँ क्योंकि नहीं तो ये अस्थायी ठेका वर्कर का कैटेगरी इस तरीके से उभर के आना, ये ट्रेडिशनल ट्रेड यूनियन मूवमेंट में फिट नहीं बैठता, जिसके लिए मुश्किल भी है कोई ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस कर पा रहा है ना उस तरीके का कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म दे पा रहा है। उसका नयापन भी है, चैलेंजेस भी है, पोटेंशियल भी है, ये समझने का है जरूरी। सेकेंड वन का बात का अगर देखा जाए कैपिटलिज्म का जिसका बोलता है कि बोलने में जो कैपिटलिज्म, उसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना था अपारेंटली कैपिटल और लेबर के बीच, जिसमें वेलफेयर स्टेट का जानकारी है कि कुछ सामाजिक सुविधा देना और ये सब कुछ ट्रेड यूनियन अधिकार देना ये सब कुछ था, जिसमें अलग अलग ट्रेड यूनियन कानून भी पारित हुआ, मान्यता पाया देश में भी अलग अलग जगह में। उसके कारण अलग भी है, पहले कृषि के अलग अलग से प्रभावित हुआ, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खास करके फर्स्ट वर्ल्ड में ट्रेड यूनियन मूवमेंट एक एस्टैब्लिश्ड जगह लिया, दुनिया भर में उसका एक असर रहा। और इसमें कैपिटल और लेबर का ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कैपिटल का जो गेन है, प्रॉफिट है, उसका एक हिस्सा ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग के जरिए वर्कर्स को मिलना चाहिए। इस तरह एक मैकेनिज्म बना जो कलेक्टिव बार्गेनिंग मैकेनिज्म ट्रेड यूनियन का आंदोलन हम बोलते हैं कि कोई ये फैक्ट्री में हर 3 साल में हमारे देश में सेटलमेंट होता है जिसमें यूनियन और मैनेजमेंट बार्गेन करता है, कुछ डिमांड्स होता है, उसमें प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जितना हो रहा था, प्रॉफिट जितना बन रहा था, उसका शेयर वाइज आना चाहिए। 1970 का दशक से ये स्थिति बन रही है। कुछ ठोस कारण है। 1973 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, उसमें खास करके जितना प्रॉफिट हो रहा था उसके ऊपर प्रेशर बनता है और मजदूरों का भी कुल मिला के इकोनॉमिक मुद्दे को लेकर लड़ने का जितना ताकत बना उतना वेज गिराना संभव नहीं है।
ये क्राइसिस हम जिसको न्यूलिबरलिज्म नब्दा पर बोलते हैं 70 के बाद, उसका एक ट्रिगर पॉइंट था। उसका एक महत्वपूर्ण चीज था कि ट्रेड यूनियन संगठन को ना तोड़ते हुए प्रॉफिट को हम रिवाइव नहीं कर पाए। यूके में मार्गरेट थैचर, यूएस में अलग अलग मजदूर आंदोलन तो रिटेल कोल माइनर्स का स्ट्राइक करा गया, यूएस में अलग स्ट्राइक करा गया, डिसाइसिवली ट्रेड यूनियन मूवमेंट को तोड़ के उसका बार्गेनिंग पावर को कम कर। ये अगर एक मूवमेंट है, दूसरा मूवमेंट एक साथ साथ बन रहा है जो उस समय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब के साथ जुड़ा हुआ है। जो है कास्टवाल की जो प्रोडक्शन बेस था वो शिफ्ट करके टूलना में खारडवाल में जहाँ पे लेबर चीप है, अनऑर्गेनाइज्ड है, उसमें जा रहा था ताकि सस्ता और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को कैपिंग करना संभव हो, जो बड़ा बड़ा कंट्री है उसका मार्केट को भी कैपिंग करना संभव है। तो इस तरीके का भारत, चीन, ब्राजील जो लार्ज इमर्जिंग कंट्रीज है उधर एक प्रोडक्शन 80 से शिफ्ट होना शुरू हुआ। ये बदलाव के साथ साथ एक नया चीज आया, इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। पहले फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता था अभी अलग अलग फैक्ट्री में बन के एक जगह में असेंबल होता है। पहले एक फैक्ट्री के शेड के नीचे सारा ऊर्जा बन के फाइनल प्रोडक्ट। अभी एक लैपटॉप अगर देखिए, इसका कुछ डिजाइनिंग हुआ एक देश में, इसका कुछ कंपोनेंट एक देश में, दूसरा कंपोनेंट लेके फाइनली असेंबल होकर बनती है। ये जो बदलाव हुआ इसके साथ विकास का परिभाषा चेंज हुआ। हमारे देश में अगर देखा जाए 80s डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, उसके पहले क्या था कि हमारा एक ये चाहिए देश के सेल्फ डिपेंडेंस चाहिए, हमारा अपना कैपेसिटी होना चाहिए कि हमारा अपना ऑटोमोबाइल बनाने का कैपेसिटी जो है पसंद करता है, हमारा अपना अलग अलग चीज बनाने का कैपेसिटी, एक ही सबसे जो नेशनलाइज्ड अलग अलग इंडस्ट्रीज था। 80s से जो शुरू हुआ ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारा प्लेस कहाँ पे होगा, उस लेडर में कितना दूर तक हम पहुंच पाएंगे। तो दुनिया भर में अगर ऑटोमोबाइल बनाने का जाल फैल रहा है उसमें भारत कहाँ पे एंट्री लेगा, गारमेंट का अलग अलग फैल रहा है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बन रहा है। गिल्ड में 3 इंडस्ट्री देखा जाए लेट 80s से जो ये ग्लोबल वैल्यू चेन में एक हिसाब से इनकॉर्पोरेट हो पाए, एक ऑटोमोबाइल, एक गारमेंट, एक आईटी सेक्टर। भारत का बूम का अगर देखा जाए एक नैरेटिव इससे बना, अगर देखा जाए न्यूक्लियर के साथ साथ कि भारत में विकास का चीज और वैसा मिला कि इस तरीके का जो विकास हुआ। इसमें जो हुआ ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रेड यूनियन था एक अटैक था, उसका प्रोडक्शन शिफ्ट होने के साथ साथ उसका बार्गेनिंग कैपेसिटी और भी गिरा। थर्ड वर्ल्ड में हमारा टाइप का जो देश है उसमें जो बना कि इधर उसका बार्गेनिंग ही ये था, इस तरीके का देश होता कि हम सस्ते में श्रम देंगे, उसका इंडियन का अधिकार हम कम करेंगे, हम आपको। तो एक रेस टू द बॉटम शुरू हुआ। ये सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा गारमेंट इंडस्ट्री में, जो बांग्लादेश तक जाके अभी रुका है, तो और भी सस्ता में अगर कहीं भी रुका है, मगर अलग अलग इंडस्ट्री में हुआ कि कितना सस्ता में मजदूर दे सकता है और कोई भी उसका यूनियन का अधिकार ऐसा ना। तीसरा एक बदलाव इसके साथ जुड़ के और 2000 लाइन में बोलने की कोशिश करूंगा। जब एक इंडस्ट्री में बन रहा था एक चीज, वो ना बन के जब अलग अलग फैक्ट्री मिला के एक पूरा वैल्यू चेन के हिसाब से प्रोडक्शन बनता है, ये गुड़गांव में देखते हैं कंपनी, उसका 2000 ऐसा वेंडर कंपनी आसपास में होगा जिसमें हर घंटा कंपोनेंट आता है, असेंबल होता है। इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। गारमेंट का भी अगर देखा जाए, गारमेंट में ज्यादातर इंडियन फैक्ट्री से एक्सपोर्ट करता है, बड़ा बड़ा जो कंपनी है उसके लिए यूरोप अमेरिका का, उसका रेगुलर असाइनमेंट रहता है जो टाइम बाउंड में भेजना होता है। इसके लिए वर्कर का 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा, अगर डिमांड बढ़ जाए लगातार 36 घंटा काम करने का माहौल बना के रखते हैं। तो ये जो है इसको जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, तब लगातार प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ये एक चीज का बना। ये वैल्यू चेन का 2 कैरेक्टर था जिसको दिखाई दे रहा है, जिसका कॉन्टेक्ट में मैं आता हूँ एक थोड़ा लेबर इंटेंसिव जो बायर डिपेंड है, जैसे गारमेंट, टेक्सटाइल, लेदर, इस तरह कि ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहा है, सस्ता श्रम चाहिए ताकि हम ज्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाए, जिसमें लेबर का वैल्यू होगा। दूसरा होता है जिसको टेक्नोलॉजी या कैपिटल इंटेंसिव, जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का जरूरत है, ये सब है। तो जिन्होंने एक डिस्टिंक्शन था, मैं जब आया था इधर गुड़गांव में, मैं आया था दिल्ली में, मेरा एडमिशन हुआ था 2008 में। हम
विराट का खास पॉलिटिकल कारण था 2006 में होंडा का स्ट्राइक हुआ था माने सर। तो एक नया टाइप का मसला बना था। मैं बंगाल से आता उधर इस टाइप का पुराना टाइप का मसला बना था कॉन्ट्रीब्यूट था। तो जब मैं इधर आया भी तो इधर ज्वाइन भी किया तो इनिशियली हम काम शुरू किए थे गारमेंट इंडस्ट्रीज में बगल में तो एकदम अलग गारमेंट 100% माइग्रेंट वर्कर जो बिहार इंस्टीट्यूट के सब जगह से आया और ऑटोमोबाइल पूर्ण स्कीम जो था इस टाइप का था जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है दुनिया का सबसे काफी देश टेक्नोलॉजी के फैक्ट्री है इसका एक चेंज हुआ। तो ये जो वैल्यूचेंस बना इसमें इसके साथ साथ एक स्ट्रक्चरल चेंज शुरू हुआ जिसको हम देखा लेबर कोड लेबर डिपार्टमेंट ये सब के चलते और लेबर लॉ सुप्रीम कोर्ट इसका फंक्शन जो इस टाइप का बदलाव है कि हम जो बात कर रहे हैं कि कैपिटल और लेबर के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना हो जाए इसलिए उसको मीडिएट करने के लिए लेबर लॉ है उसको मीडिएट करने के लिए लेबर कोड है और लेबर डिस्प्यूट अगर बने इसको एड्रेस करने का ये चेंज होना कि असल में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है। कैपिटल नहीं चाहता है कि लेबर के साथ ऐसा कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना तो असल में ट्रेड यूनियन फ्रेमवर्क को नहीं चाहता हम जैसे बात करते हैं ट्रेड यूनियन ये सब करना तो उसमें ये तो यूनिट लागू नहीं हुआ अभी जाके लेबर कोड लागू हुआ ये चला पिछले 2-3 दशक से 1998 में कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस हुआ सेकंड लेबर कमीशन से उसके बाद अलग अलग प्रपोजल्स आए धीरे-धीरे बर्दाश्त हुआ। एक महत्वपूर्ण चीज था कि लेबर कोड को डिस्फंक्शनल किया जाए लेबर इंस्पेक्टर को डिस्फंक्शनल किया जाए इंस्टीट्यूशनल जो भी कंप्लीट हो जाए। एक है कि ट्रेड यूनियन का दायरा को सीमित किया जाए वो एक इंस्टीट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट का लेबर के अलावा जजमेंट है संतोष जो एग्जांपल दे रहा था उसका एक कंटिन्यूटी 90s ऑनवर्ड्स चला कि बेसिकली एंटी लेबर जजमेंट ये सब है तो बेसिकली आज जो नया लेबर कोड है उसका 20 साल तक लागू होते इस जमाने में 3-4 बदलाव हम जब आए थे 2008-9-10 से हम जो जल मजदूर आंदोलन के साथ जुड़े उसमें एक मजदूर आंदोलन का वो एक ये मैं थोड़ा मेंशन करना चाहता हूँ 70s 80s तक अगर देखा जाए हमारे देश में लास्ट अगर बोला जाए बड़ा पैमाने पे ट्रेड यूनियन का आंदोलन का जब पॉजिटिव लेबर लॉ कानून भी आ रहा था वो लास्ट समय 70s तक 1974 में एक स्ट्राइक होता है देश भर में और अलग अलग समय उसको अलग रिवर्सल करते हैं। ज्यादातर सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो बना है बेसिकली वो रूटेड है 60s 70s का लेबर जब हम लोग इधर एंगेज किए दुर्गा वाले सर में खासकर ऑटोमोबाइल का स्ट्रगल में आज जो फीलिंग हुआ इधर जो लेबर अनरेस्ट बोल के जो चीज हो रहा है वो 70s का मजदूर आंदोलन से कुछ अलग है। किस सेंस में अलग है एक ये है कि 2005-6 से लेकर 2006 में 5 में होंडा का आंदोलन प्रमुख था फिर 30-40 फैक्ट्री में 2007-8 में दुर्गा वाले सर में यूनियन बनाने के लिए संघर्ष 2009 में निकोल के फैक्ट्री में संघर्ष होता है एक वर्कर का डेथ होता है 1 लाख वर्कर स्ट्राइक करता है 2011 में मारुति का संघर्ष होता है जिसका जिक्र पता भी रहता है कोई किताब भी है मारुति सरोवर में करके 12-13 में फिर अलग अलग फैक्ट्री में यूनियन बनाने का दौर चला 2005 से 15 ये पीरियड अगर देखा जाए ये एक लेबर मिलिटेंस का पीरियड था कहां पे सिर्फ दुर्गा मानेशन नहीं देश भर में ग्लोबल वैल्यू चेन से कनेक्टेड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स वो दुर्गा मानेसर में हो रहा था वो पुणे नासिक इंडस्ट्रीज में हो रहा था वो चेन्नई श्रीपेरुम्बदूर रीजन में हो रहा था वो हरिद्वार रुद्रपुर रीजन में हो रहा था तो जो नया इंडस्ट्रियल रीजन न्यू लिबरल पीरियड में बना उधर यंग वर्कफोर्स जो 5th जनरेशन वर्कफोर्स है 70 का इंडस्ट्रीज का पुराना वर्कफोर्स नहीं उसके अंदर एक मिलिटेंट स्ट्रगल बना जिसका मेन डिमांड था यूनियन बनाने का डिमांड। इसका मतलब क्या है इमीडिएटली सैलरी का डिमांड नहीं था इमीडिएटली काम का घंटा का डिमांड नहीं था इमीडिएटली बाकी चीज का नहीं डिमांड यूनियन बनाने का डिमांड अलग अलग का शुरुआत है यूनियन बनाने का डिमांड प्राइमरीली परमानेंट वर्कर का था मगर ये डिमांड का लड़ाई में कॉन्ट्रैक्ट था अलग अलग जिसका कोई इतना नहीं था परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है इस पीरियड कैटेगरी का मिला के उसके कारण जो ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा एजेंडा में बोलना था एक मैं जो रखा था कि कुल मिला के 70s से कैपिटल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकअप के साथ साथ ट्रेड यूनियन को तोड़ने का एक दौर था ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ प्रोडक्शन शिफ्ट होने के साथ साथ
हमारा यूएसपी बना, हम सस्ता और हम वर्कर्स देंगे। ये नया रीजियन में जो माहौल बनाया ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसमें और एक तीसरा चीज है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन में, जो एक नया फैक्ट्री जब बनता है उसका वर्कर्स के अंदर एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ का फीलिंग है, क्लास के सेंस, क्लास पावर का सेंस दिया। ये फैक्ट्री हमारे हाथ से बना है और हम इसको रोक सकते हैं, तो पूरा चेन कोलैप्स करते हैं, सिर्फ एक फैक्ट्री का बात नहीं। मतलब अगर कोई सप्लाई चेन में एक फैक्ट्री में स्ट्राइक होता है, उसका कंपोनेंट पहुंचना बंद हो जाता है। डिपो में एल्यूमिनियम कंपोनेंट बनाते हैं, 2009 में 44 देश का स्ट्राइक हुआ है। जनरल मोटर्स और फोर्ड का अमेरिका और कनाडा का फैक्ट्री बंद हो गया, कनेक्शन। मारुति जब कोलैप्स हुआ, स्ट्राइक हुआ, मारुति का स्ट्राइक सिर्फ मारुति का नहीं था, उसका 2000 वेंडर कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो गया, काम है सप्लाई चेन। तो ये जो हुआ कि ये सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट नोड्स को बंद करने से पूरा प्रोडक्शन कोलैप्स हो सकता है। ये स्ट्रेंथ का फीलिंग इन इंडस्ट्रियल रीजन को वापस करने जब डेवलप किया, उसका एक फीलिंग हुआ कि यूनियन एक सिंबल है। यूनियन अगर हासिल कर पाए हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का मैकेनिज्म जो छीना जा रहा है, तो बाकी चीज हम सेटल कर सकते हैं, सैलरी सेटल कर सकते हैं। सैलरी से भी महत्वपूर्ण है, मारुति का जब आंदोलन शुरू हुआ था, असेंबली लाइन कितना स्पीड में जाएगा, जो लोग मॉडर्न टाइम्स देखे हैं, उस स्पीड का अगर कंट्रोल हमारे हाथ में ना हो, तो 8 घंटा काम जितना इंटेंसिव होता है वो डीपली इनह्यूमन है। तो उसमें बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के लिए जितना लोगों के पास समय चाहिए बाथरूम जाने का, खाना खाने का, ये सब चीज का, इसके लिए असेंबली लाइन का स्पीड कम होना चाहिए। 8-7.5 मिनट की जगह 15 मिनट या आधा घंटा का ब्रेक होना चाहिए। ये जो डिमांड्स है, ये एकदम शॉप फ्लोर का इमीडिएट डिमांड से बना। जो 70 दशक का ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो सबसे 3 साल में चार्टर बनाएंगे, उस चार्टर डिमांड के आधार पे कुछ ट्रेड यूनियन नेता आएंगे, मैनेजमेंट का लोग आएंगे, सेटलमेंट करेंगे, बड़े सेटलमेंट इस टाइप का। कैपिटल और लेबर का कॉन्फ्लिक्ट शॉप फ्लोर में एक डायनामिक कैरेक्टर दिया, जो कोई एक सेटलमेंट से हल नहीं हो रहा है। लगातार वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसमें वर्कर्स का फीलिंग हो रहा है कि हमारा कलेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं होगा, तो इंडिविजुअल वर्कर कुछ नहीं करता। इसके लिए बहुत मिलिटेंट स्ट्राइक हुआ। एक बार मतलब राज्य और नोएडा में एक मैनेजमेंट का डेथ हुआ, अफ्रीका में एक मैनेजमेंट का डेथ हुआ, मारुति में एक मैनेजमेंट का डेथ हुआ 2008, 9, 10। इस तरीके से पोर्ट्रेट हुआ वर्कर का अभी जैसे हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के हिसाब से देखो इतना वायलेंट हो गया वर्कर, ये सब तो कॉन्फ्लिक्ट काफी दिखा रहे हैं। हम फिर जिसमें अभी आ रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में 2015 ऑनवर्ड्स एक शिफ्ट हुआ, जिसका कैलकुलेशन अप्रैल में है। वो किस टाइप का है? 2010-12 ऑनवर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ प्रोडक्शन में। एक हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, वो रोबोटिक्स हो सकता है, वो सर्वेलेंस का अलग अलग मैकेनिज्म, सीसीटीवी कैमरा लगना हो सकता है, वो इंडस्ट्रियल अलग अलग चीज करके, और इस ऑटोमेशन के साथ साथ जो स्किल डिपेंडेंट वर्क था, उस वर्कर को डिस्पोजेबल बनाना, क्यों ना होने से भी चलेगा। अगर ऑटोमेटेड रोबोटाइज्ड वर्क हो तो नया लोग को ट्रेनिंग देके हम 15 दिन में सिखा देंगे, फिर 7 महीने बाद उसको निकाल सकते हैं। तो जो वर्कर का फीलिंग था हमारे स्किल के ऊपर डिपेंडेंट जो काम है, वो अगर ना करे तो नया वर्कर के रात रात उसको रिज्यूम नहीं कर सकते, मैनेजमेंट को सेटल करना ही पड़ेगा। स्ट्राइक के बाद मैनेजमेंट सेटल करेगा। इसका सबसे एडवांस प्लान अगर टेम्पोररी वर्कर से चल सकता है और इतना बेरोजगारी है कि वर्कर बैठा हुआ है काम लेने के लिए, तो बेसिकली स्ट्राइक तो क्या हम वर्कर को ले लेंगे, तो बाकी लोग जो करना है। ये थ्रेट पैदा किया यूनियन ने कि बेसिकली स्ट्राइक सक्सेसफुल नहीं होगा, स्ट्राइक करके वो नया वर्कर को लेकर प्रोडक्शन रिज्यूम करके कर सकते। तो एक पार्टी हुआ न्यू टेक्नोलॉजीज, स्किल का जिसको चेंज किया, वर्कर को डिस्पोजेबल किया। सेकेंड ये हुआ कैपिटल का मोबिलिटी काफी ज्यादा है, तो एक यूनिट पे जहाँ पे वर्कर यूनिट बड़ा यूनियन बना रहा है और 4 प्लांट किया, प्रोडक्शन शिफ्ट कर सकते हो। तो मारुति में अगर मानेसर प्लांट में डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो गुजरात प्लांट में शिफ्ट करेगा। होंडा में अगर मानेसर प्लांट में डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो बेंगलुरु कोला में करेगा या दूसरा कोई जगह में करेगा।
तो बेसिकली ओवरनाइट अगर प्रोडक्शन शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे ये वाकर का गारमेंट कि कोई एक फैक्ट्री में डिस्टर्बेंस हो रहा है, पीछा का ऐसा सेकंड फैक्ट्री बना करके तो दूसरा जगह में शिफ्ट कर देगा। तो इस हिसाब से कैपिटल का मोबिलिटी और वर्कर का नॉन मोबिलिटी, इसका एडवर्स सिचुएशन फैक्ट्री के लेवल पे बार्गेनिंग स्ट्रेंथ काफी कम है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं, 2015-16 के आसपास नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत नीड ट्रेनिंग बोल के कैटेगरी हुआ, उत्तर प्रदेश स्टूडेंट ट्रेनिंग, अलग अलग नाम से है, डिप्लोमा ट्रेनिंग, जो बेसिकली जिसका मजदूरों का अधिकार या परिभाषा भी नहीं है, क्या उनको स्टाइपेंड देता है वो ट्रेनिंग है, अगर काम करता है फोकट को मजदूरी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी वर्कर का परिभाषा होता है, यूनियन राइट्स का, तो बेसिक उससे भी निकल गया। आज अगर देखा जाए मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स नॉन परमानेंट, अगर मार्केट का बुकलेट है जो नॉन परमानेंट वर्कर्स का स्ट्रगल यूनियन का, देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स जो आज कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, परमानेंट तो बहुत माइनॉरिटी है, ये नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स है जो मान लीजिए अलग अलग फैक्ट्रीज में रहता है, इवन गारमेंट में दिहाड़ी मजदूर, डिसिप्लिन वर्कर, अलग अलग फैक्ट्रीज तो कॉन्ट्रैक्चुअल से भी बाहर। अभी गिग वर्कर की सबसिडी या और सबसिडी तो बोला सकते। तो ये जो वर्कर के अंदर एक अलग अलग कैटेगरी बनाया गया और एक इन्फॉर्मलाइजेशन हुआ, जिसको असल में वर्कर की सबसे रिकॉग्नाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, फॉर्मल सेक्टर का इन्फॉर्मलाइजेशन, ये मैसिव रूप लिया राष्ट्र स्तर पर। यूनियन का अधिकारिता नहीं होगा तो बेसिकली जो लोग प्रोडक्शन करता है वो यूनियन का दायरा बहुत है। तो अलग अलग फैक्ट्री में जहां भी यूनियन टिका हुआ भी है, उनको पता है हम वर्कफोर्स का 10% है, प्रोडक्शन भी बंद है, यूनियन एजेंसी। जब 2015-16 के बाद ये शिफ्टिंग शुरू हुआ, हम रियलाइज किए कि जो ट्रेड यूनियन का एक नया दौर शुरू हुआ था 2005-6 ऑनवर्ड्स, जो एक हिसाब से 2019 में अपना वेज स्ट्रक्चर काफी बढ़ा दिया था, लड़ाई करके काफी कुर्बानी भी करना पड़ा, बहुत लोग टर्मिनेट हुआ, जेल में गए, सब हुआ, फिर भी वो चला, वो एग्जॉस्ट कर। उस समय एक रिटर्न ऑफ द क्लास हुआ था, जब मारुति और ये सब हुआ था, चर्चा में था, मैं सब दोस्तों दिल्ली में ये सब डिस्कशन करके हो रहा था कि लोग सच में ही कि इस तरीके का जो हो रहा है, वर्कर क्यों वायलेंट हो रहा है, ये वो टाइप का चीज है, और इतना सारा जगह में ऐसा स्ट्राइक्स हो रहा है नया नया इंडस्ट्रियल यूनियन में। तो ये जो डेवलपमेंट मॉडल है जिस पर बढ़िया है, तो ये जब हुआ पिछले एक समय में यूनियन का वीकनेसेस और शार्प सेक्टर यूनियन का भी बेस जो रहा, ये तुम पब्लिक सेक्टर में भी देख पाओगे, रेल से लेकर बोर्ड अलग अलग जगह में ह्यूज नॉट इन्फॉर्मलाइजेशन कि परमानेंट वर्कफोर्स उसका यूनियन ये सब शुरू कर। मुश्किल ये है कि ये जो अस्थायी मजदूर है, ये कोई एक फैक्ट्री में कैसे लड़ेगा, जिससे पहले लड़ने का शुरू करने से इसको निकाल देंगे, उसका कोई राइट्स भी नहीं, लेबर से प्रोटेक्टेड भी नहीं। तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा जब स्ट्रगल हुआ था, हमें याद है पर इस तरीके का कुछ इंसिडेंट गारमेंट फैक्ट्रीज का 2011 में 2 दिन का हड़ताल हुआ था 2013 में जनरल स्ट्राइक का वर्कर्स। नोएडा में काफी कोट वायलेंस हुआ, गाड़ी गाड़ी जला दिया था उसमें, और कपासेगा में भी अलग अलग फैक्ट्रीज में तोड़ के नोएडा का जो भी विषय कि वर्कर भाग गए अलग अलग अरेस्ट में, इस टाइप बना नहीं कुछ। एक इंसिडेंट हुआ था जिसको वर्कर हासिल किया था, ख्याल से अप्रैल 2016 में पीएफ का डिमांड लेकर सरकार ने कानून लाया था कि 58 साल तक वर्कर का पीएफ नहीं ले सकता। तो उधर महिला मजदूर थे गवर्नमेंट सेक्टर का बेंगलुरु में, वो रातों रात सड़क पर उतर गया था, मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा, मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियस। इस तरीके का स्पॉन्टेनियस प्रोडक्ट चीज और कुछ ऑटोमोबाइल में कुछ ये इधर उधर हुआ, मगर वो कोई सब्जेक्ट की हिसाब से आया नहीं, जनरल टाइप का। हम जो रियलाइज नहीं किए इसको शिफ्टिंग इस तरीके का चीज एक डिफिकल्टी फेस हुआ कि बेसिकली ये होने के साथ साथ जो लड़के मजदूर अपना अधिकार हासिल किया था वो तो वापस जा रहे हैं, सैलरीज भी जो हासिल किया था वो घट गया। मतलब परमानेंट वर्कर का बहुत छोटा एक हिस्सा जो सैलरी में है, बाकी जो वर्कर है उसका सैलरी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि नया जो मतलब इतना बड़ा अगर एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, तो बेसिकली 8 महीना 1 साल 2 साल के लिए अभी जो पैटर्न है मैं बोल देता हूँ कि कोई एक जगह में फैक्ट्री में लिया फिक्स टर्म, अभी तो नया कानून भी पारित हो गया कॉन्ट्रैक्ट के नीचे, ये 1 साल के लिए, 1 साल बाद निकाल देगा, नया जगह में गया 1 साल काम किया निकाल देगा। 18 से 25 साल उम्र, 25 साल 26 साल होने के बाद
ये सब वर्कर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जगह में नौकरी नहीं मिलेगी, बुढ़ा हो गया है काम करने के हिसाब से, क्योंकि 18 से 25 साल का नया बैच को लेकर वो 6 महीने 1 साल काम करके निकालते। तो बेसिकली एक फ्लोटिंग वर्कर का हिस्सा बना जो अलग अलग इंडस्ट्रियल जेट में 6 महीने 1 साल काम करता है। वो सूरत में काम कर गया, मुंबई में काम किया, तीसरा कोई जगह में गया, साउथ में चला गया, इस तरीके से वो 26-27 तक काम कर रहा है। उसके बाद उसके पास कोई नौकरी नहीं, क्योंकि वर्कर के हिसाब से बाइक चलाएगा। तो दूसरा एक अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और ये जॉब सिक्योरिटी का क्राइसिस, ये कॉमन। इस समय जो चीज हुआ मतलब फर्स्ट टाइम कि ये जो अस्थायी ठेका हुआ था, ये आपको कोई जनरल डिमांड से लेके जब लड़ना शुरू किया, जो हमें पहले लग रहा था एक फैक्ट्री में लड़ाई बढ़ा हुई है, जो मांग है इंटरेस्टिंग है, जैसे कोई एक फैक्ट्री का मांग है कि हमारा सैलरी बढ़ाओ, तो बार्गेनिंग होता है। इनके लिए तो कोई ट्रेड यूनियन का कोई बार्गेनिंग का मौका नहीं है, लेबर लॉ का कोई प्रोडक्शन नहीं है, किसके साथ बार्गेनिंग करें? अगर बोलेगा तो हमारा मजदूरी बढ़ना चाहिए, मालिक बोलेगा ये पूरा इलाके में ऐसे ही मजदूरी है, स्टेट का मिनिमम में जैसा है, अब स्टेट का मिनिमम कैसे चेंज करेंगे? तो कोई फैक्ट्री में लड़कियों को बदलाव नहीं होगा। ये जो इन्फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, नया लेबर को चालू हो रहा है, ठेका मजदूर हो रहा है, स्थायी काम खत्म हो रहा है। अभी भी कानून था स्थायी काम पे स्थायी मजदूर रखा था, नया लेबर को उसको फर्स्ट टाइम चेंज किया, तो फर्स्ट अप्रैल से लागू हुआ कि स्थायी काम में भी फिक्स टाइम लग सकता है। उसके पहले तक फर्स्ट अप्रैल 2026 से पहले तक कानून यह था स्थायी काम पे स्थायी मजदूर, मगर पिछले 25 साल में ग्राउंड में उसको विकास कर दिया, कोई भी जगह में स्थायी काम पे स्थायी मजदूर। अभी भी कानून था, इस नया कानून के लिए समान काम का समान काम, मतलब स्थायी और अस्थायी मजदूर अगर एक ही काम करे तो एक ही वेतन हो। अगर हम देखते हैं कि 60,000 का काम जो कर रहा है वही लाइन में उससे ज्यादा काम कर रहा है जो जिसको 10,000 रुपये में काम कर रहा है, तो समान काम का समान वेतन लागू नहीं होता है। तो ये सब जो चीज चेंज हुआ लॉ के टर्म्स में, बाकी इसके टर्म्स में, फैक्ट्री लेवल पे रोकना संभव नहीं है। मुश्किल ये है कि ये फील्ड, ये बड़ा हिस्सा जिसके अंदर कोई संगठन नहीं है, हजारों लाखों में वर्कर है। गुड़गांव में अगर देखा जाए, गुड़गांव में सभी में 5-7 लाख वर्कर होगा, जो 5-7 लाख वर्कर होगा जो सिर्फ उद्योग बिहार मनेसर में लेके जाते हैं। ये पूरा बीपी एनसीआर का देखा जाए तो मेरे ख्याल से 70-80 लाख वर्कफोर्स होगा, जो ये देश का पॉपुलेशन का समान है, जिसका जनरल कैरेक्टर है। मैंने इसका अलग अलग नाम अलग देखा है कि ये जनरल कैरेक्टर क्या है? 10-12-13 हजार के आसपास मजदूर, 8 घंटा काम का नोशन है, मतलब 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं। ज्यादा काम करता है तो कानून क्या है, डबल ओवर टाइम मिलना चाहिए 8 घंटे, नहीं वर्क सेफ्टी नहीं है, एक के बाद एक वर्क प्लेस एक्सीडेंट रेगुलर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी समय निकल सकता है, लेबर लॉ प्रोटेक्शन नहीं है। ज्यादातर लोग वर्कर का परिभाषा में नहीं है तो क्लेम भी नहीं करता सोशल सिक्योरिटी। ये जो प्रोसेक्शन है और इसका 6 महीने अक्सर कोई जगह काम किया निकाल दिया, दूसरा जगह चला गया निकाल दिया, दूसरा जगह चला गया। हम पहले जो बात कर रहे थे कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जगह में स्किल्ड वर्कर जो चाहिए होता है उसका थोड़ा अच्छा स्थिति है, और गारमेंट में माइग्रेंट वर्कर अच्छा है काम करते हैं। लास्ट 10 साल में कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रीकैरियस वर्कफोर्स सबसे एडवांस से सबसे पिछड़ा जगह पे एक ही कैरेक्टर में बनता है। वो एनटीपीसी आईओसीएल से लेकर, वो होंडा से लेकर, गारमेंट वर्कर से लेकर, देश का ऑर्गेनाइज सेक्टर का लायंस शेयर हिस्सा, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हिस्सा ये है, जो कोई यूनियन के दायरे में नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यूनियनाइजेशन मतलब आज के दिन में जो अलग अलग यूनियन का मेंबरशिप है उसमें नहीं आता, उसमें तुम्हारा बाकी तुम्हारा ये आशा आंगनबाड़ी वर्कर होगा, सफाई कर्मचारी, कंस्ट्रक्शन, उसका फिर भी यूनियनाइजेशन है। ये जो हिस्सा बन गया जिसके ऊपर आज के देश में प्रोडक्शन बना हुआ है, पूरा कॉर्पोरेट कैपिटल जिससे चलता है, वो इस जगह, इसका एक नाम है सुपर एक्सप्लॉइटेशन। मतलब जब वेजेस फॉल्स बिलो द वैल्यू ऑफ लेबर कॉस्ट, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब यह है कि उसका लेबर कॉस्ट का जो मार्केट वैल्यू है उससे नीचे एक एब्सर्ड सा स्थिति बना के धकेल देंगे, स्टाइपेंड के नाम पे, अलाउंस के नाम पे, सैलरी नहीं है। इसमें क्या होता है, इससे कई चीजें होती है जो सुपर प्रॉफिट बनता है, मतलब इसका एक बड़ा हिस्सा साइफोन ऑफ होके भारत का बाहर अलग अलग जगह में जाता है, जो इंपीरियलिस्ट ऑपरेशन का पार्ट है।
हम इंपीरियलिज्म जैसे सोचते हैं कि कोई बाहर का चीज है और वो किसानों को बर्बाद कर रहा है, एक ही हिसाब से मजदूरों को बर्बाद कर रहा है कि ग्लोबल कैपिटल जब भारत में प्रोडक्शन करेगा एक बड़ा हिस्सा का प्रॉफिट इस तरीके से निकाल के ले जाएगा और उसको मेंटेन करने के लिए इंडिया स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर दूसरा देना पड़ेगा, इंडिया को खत्म करना पड़ेगा, मिनिमम वेज इस जगह में रखना पड़ेगा जो जागरूक का जिक्र संतोष कर रहा है। इसका मतलब है नेशन बिल्डिंग का ही मतलब है कि तुम फॉरेन कैपिटल या देश का जो भी कॉर्पोरेट कैपिटल है उसके हिसाब से काम करते हो या नहीं। ये जो डेवलपमेंट का मॉडल बना ये लास्ट 10-15-20 साल में कभी चर्चा नहीं हुई। अभी एआई का चर्चा में आया कि मिडिल क्लास का नौकरी जा रहा है, किसका हो रहा है, मगर एक इनविजिबलाइजेशन ऑफ क्लास वर्क और जब एक्ट करता है तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ क्लास कि वो हिंसा हो गया वो ये हो गया। तो इम्पोर्टेंट ये है हम भी ट्रेडिशनल एक्टिविस्ट के हिसाब से सोच रहे हैं कि 60-70 में अपना अधिकार के हिसाब से संगठित वाला वो हिस्सा गया। फिर जब ये नया इंडस्ट्रियल रीजन्स बनाए नया हिसाब से मजदूर आंदोलन का उसमें कुछ अभी तक हासिल नहीं। पिछला 8-10 साल का एक बिग स्टिक है, हम भी थोड़ा क्लूलेस दिख रहा है कि सर में स्ट्राइक करना पॉसिबल नहीं हो रहा है इफेक्टिवली। हम हमारा छोटा कैपेसिटी में कुछ वर्कर को अगर एकजुट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका जो स्केल एंड स्कोप उसको बदलने के लिए एक मैसिव अवसर चाहिए। और ये जो हिस्सा है ये हिस्से के अंदर कोई तालमेल नहीं है, मगर इसके साथ साथ जितना भी डिसेंट्रलाइज्ड है सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जितना भी मार्जिनलाइज्ड है एक इंटरेस्टिंग चीज है ये जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस वर्किंग क्लास है। वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 50 फैक्ट्री में काम किया है, उसका दोस्त और भी 50 फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो जा रहा है गुजरात में, वो जा रहा है अलग अलग जगह में। तो बेसिकली उसका जनरल सेल्स और क्लास का एक सेल्स बना। हम इसका पहली बार फीलिंग हुआ पिछले साल जब मारुति का संघर्ष चल रहा था, तब हमारा मांग था कि मारुति का नया प्लांट कलकत्ता में सोनीपत के उधर लग रहा है जिसमें हजारों वर्कर का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, मगर एक भी परमानेंट वर्कर को नहीं ले रहा। और जो लोग आज तक मारुति में काम कर गया अस्थायी मजदूर उसको किसी पे अलाउ नहीं करता, तो जो अस्थायी मजदूर अभी तक मारुति में काम किया उसको उधर स्थायी मजदूर के हिसाब से लिया जाए क्योंकि एक्सपीरियंस है। तो ये जब मुद्दा उठाया गया तो इसी प्रोफेशन हुआ और हजारों के संख्या में वर्कर्स एकजुट हुए कि मारुति में स्थायी काम करने के लिए और स्थायी काम का निकालना और समान काम का समान करना। जब ये हुआ 5000 लोग पिछले साल जनवरी में चार्टर आंदोलन जमा किया। फिर हम देखें ये सब मारुति का नहीं, जो वर्कर आ रहा है तो मारुति में काम छोड़ के होंडा हीरो होंडा अलग अलग जगह में काम किया। फिर होंडा में भी ऐसा मांग बना, हीरो होंडा में भी वाला कि एक साथ इस तरीके का है। फिर काफी डिप्रेशन हम समझ गए अचानक उसके पहले भी आंदोलन चल रहा है, डिप्रेशन नहीं है। रिप्रेशन करके पूरा जगह में 144 जारी करके वर्कर को उठा के तेज मैच कर दिया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल खरपतरा का प्रश्न भी पुलिस कर दिया। इस बार भी जब लोग उठाया जिक्र कि मारुति का अस्थायी मजदूर वो खतरा का एक सिग्नल शामिल से बात करता तो वो उसके बाद तो फिजिकल हो गए। हमें लगा कि इसका जो स्केल है स्कोप था उसके लिए हम तो प्रिपेयर नहीं, जितना बड़ा स्केल है पहला वो उस समय उसके बाद आगे नहीं बढ़ा फिजिकल में और उसके इंटरेक्ट होता है। अभी जब जो मानेसर में शुरू हुआ, पहले अलग अलग सेक्टर में शुरू हुआ, अभी मानेसर में शुरू हुआ। सोशल मीडिया एक बड़ा कारण था जिसमें एक जनरलाइज्ड सेंस ऑफ क्राइसिस जो है, जिसमें 8 घंटा काम सैलरी और ये सब देखे, जो क्लास का एक पॉलिटिकल डिमांड है, क्लास का इकोनॉमिक डिमांड और पॉलिटिकल डिमांड का एक अंतर है। इकोनॉमिक डिमांड के लिए जो लड़ रहे हैं फैक्ट्री में अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपना सुविधा के लिए अलग है। मगर जब वो जैसे मैं शिकागो में लड़ा था 8 घंटा काम किया, ये कोई वर्कर का एक सेक्शनल डिमांड नहीं, ये पूरा क्लास के हिसाब से डिमांड है। तो बेसिकली एक इकोनॉमिक स्ट्रगल एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर सकता है, जो बेसिकली देश का लॉ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वर्किंग क्लास का लॉ और पॉलिसी में इंटरवीन करना असल में पॉलिटिकल इंटरवेंशन। तो ये जो हिस्सा असल में अपना क्राइसिस को जूझते हुए उसका इकोनॉमिक बार्गेनिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं, वो एक्स्ट्रा इकोनॉमिक तरीके से एक पॉलिटिकल स्ट्रगल लॉन्च किया लास्ट 3 महीने 8 घंटा काम के लिए, सैलरी के लिए, जो एक जनरलाइज्ड करेगा देश में। तो मुश्किल रीजन है ये सरकार दे नहीं सकती, मतलब ये परमानेंट क्राइसिस।
पहले का जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था 1970-60-70 का ट्रेड यूनियन आंदोलन तोड़ने का एक कारण था कि उस समय फैक्ट्री बेस्ड जो मॉडल था वो टूट गया, उस तरीके के यूनियन कमजोर हो गया। 2005 से 15 का जो मजदूर आंदोलन है उसको कुछ तोड़ देने का और कुछ कोऑप्ट करने का संभावना इसलिए था कि प्रोडक्शन रेजिम बदल गया, उस तरीके के यूनियन कमीशन चलेगा नहीं, कुछ छोटा हिस्सा को सेलेक्ट करा तो रेगुलेट कर दिया, उसका मिलीटेंसी कम हो गया। ये जनरल इसके साथ मिडिल क्लास को जूझना पड़ेगा जो अभी तक अपना क्लास पावर को सेंस नहीं किया। इतना दमन के बाद 13 तारीख के बाद पूरा मीडिया में कि हिंसा वर्कर उनको दबोच लिया गया, जेल में भेजा गया, ये पाकिस्तान का कॉन्स्पिरेसी है, किसी चरण उठाने का, इसके बावजूद भी एक के बाद एक जगह में स्ट्राइक हुआ। मैं अभी भी देख रहा था जो कि जैसे कल परसों आज चल ही रहा अलग अलग जगह। तो ये जो चीज बना असल में इनका ऐसा जगह में सचमुच होने का कुछ है और सत्ता का एक सेंस है जिसलिए इतना डरा हुआ है। हम पहले मारुति का अस्थायी मजदूरों का संघर्ष को समझे थे कि इतना सेंसिटिव क्यों है। अभी भी जब मारुति के मानेसर में हुआ 3-4 दिन इंटरेस्टिंग है, जिधर मारुति का धरना चल रहा था उधर ही मानेसर में ये ऑटोमोबाइल का गारमेंट का अस्थायी मजदूरों के एग्जिट हुआ। पहले कुछ फैक्ट्री लेवल पे नेगोशिएशन चल रहा था कि मुंगल की दुकान वर्कर सबका मतलब वर्कर कुछ नेगोशिएशन कर रहा था, फिर अलग अलग कितना जगह में स्ट्राइक शुरू हो गया, इंडिविजुअल फैक्ट्री लेवल नेगोशिएशन निकल गई। फिर सरकार को रातों रात डिक्लेयर करना पड़ा हरियाणा सरकार को 35% वेज इंक्रीज करना। तो ये जो चीज है ये क्लास पावर का सेंस जो दिया, उसके बाद यूपी का वर्कर स्ट्राइक किया, राजस्थान का, उत्तराखंड का, पंजाब का, ये एक नया टेंडेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम ये क्रॉस सेक्शन के लिए दिखाना और ये क्रॉस सेक्शन रहेगा। इसके बिना ना सोसाइटी चलेगा, ना प्रोडक्शन चलेगा और ना इसका क्राइसिस को एड्रेस करने का कोई स्थिति में कोई भी सरकार है और खास करके अभी जो मोदी सरकार है उसका कॉर्पोरेट फ्रेंडली पॉलिसी को ड्रास्टिकली रिवर्स ना करके इसको एप्लीकेट करना संभव नहीं है। अभी भी इसका अलग अलग मैंने 3-4 हजार बढ़ा है मगर उसको इसका क्राइसिस मिलेगा नहीं। हम बात करते अनएम्प्लॉयमेंट और स्त्री का जॉब का क्राइसिस, ये इनह्यूमन, अनडिग्निफाइड, अनसेफ वर्क प्लेस जहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, 25-26 साल के बाद कोई फ्यूचर नहीं है काम करने का, एम्प्लॉय नहीं है, ऐसा एक जनरेशन कैसे रिस्पॉन्ड? या तो धर्म के नाम पे लड़ाओ, अलग अलग तरीके से लड़ाओ, तो एक दूर तक चल सकता। अगर क्लास एक्सिस की ऑर्गेनाइज होना शुरू हो तो बेसिकली ये कॉर्पोरेट कैपिटल का पॉलिसी के लिए, फासीवाद का प्रोजेक्ट के लिए, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी के लिए एक बड़ा इस सब्जेक्ट का उभार इसके पहले इस टाइप से हुआ है। मुश्किल ये है कि अभी इसका पोर्ट्रेयल इस टाइप का है कि कुछ वर्कर हिंसा काम किया उसको जेल में डाल दिया गया। एक पार्ट इसका है कि हम सॉलिडारिटी जो लोग जेल में निकाला है, मैं इसके लिए कम्युनिकेट करना चाह रहा था। लास्ट 50 साल का एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा ये, हम लास्ट 7-8 साल से ये एंटिसिपेट कर रहे हैं। 2018 में 19 में हम एक संगठन लॉन्च शुरू किए थे उधर गुड़गांव में, संग्रामी मजदूर यूनियन कि ऑटोमोबाइल का अस्थायी मजदूर और गारमेंट मजदूर जो बेसिकली परमानेंट नहीं है, एक्रॉस क्रॉस सेक्शन जिसको हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा भी नहीं किया, लीगल ट्रीटमेंट में बार्गेनिंग में आएगा नहीं, उस तरीके का जनरलाइज ट्रीटमेंट। शौर्य मुझे याद है जब ज्वाइन किया था पॉलिटिक्स, उसमें शुरुआत हुई तो चला नहीं अलग अलग करंट में। उसके बाद एक पत्रिका हम शुरू की आवाज बोल के ऑटोमोबाइल का अस्थायी मजदूर के अंदर, क्योंकि सेंस हो रहा था कि हमारा उतना कैपेसिटी नहीं है जितना स्केल और स्कोप में ये फैल रहा है, मगर कोई ये कैटलिस्ट ऑपरेट अगर करे। आज ना अस्थायी मजदूर मार्केट का चल रहा था और एक चीज बता इस बार जो हुआ ये प्रोटोटाइप बना, मतलब हमें सीखने का चीज है। ये अगर इसका स्ट्रेंथ है, लिमिटेशन भी कुछ है और लिमिटेशन में अगर ध्यान ना दे तो ये विद्रोह तक सीमित है, उससे आगे बढ़ नहीं पाता। जो अलग अलग समय में होता है, सड़क पे उतरता है कि कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ, फिर तोड़फोड़ हुआ, अरेस्ट हुआ, रिप्रेशन हुआ, एक दूर तक है। विद्रोह में क्यों डर है? क्योंकि अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स कैपिटल का ऑपरेशन का कोर जगह है। नोएडा का वर्कर अगर रोड ब्लॉक कर दे तो ग्लोबल कैपिटल के लिए एक सिग्नल होता है। मानेसर में अगर स्ट्राइक हो जाता है तो ग्लोबल कैपिटल के लिए एक सिग्नल होता है। तो जो अर्बन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना वो देश का एक नया टाइप का पॉलिटिक्स का जन्म दे सकता है, मिलिटेंसी, जो बेसिकली कोई
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का डिमांड में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, ट्रेडिशनल एस्टैब्लिश्ड ट्रेड यूनियन का फ्रेमवर्क में भी इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। हाईली डेंजरस कैटेगरी रूल कर सकती है। इसका ऑर्गेनाइज प्रोसेस क्या होगा? खास करके जो लोग रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सोच रहे हैं, और खास करके आज के समय में कॉर्पोरेट कैपिटल, फेस्टिवल, इसके खिलाफ प्रेरित लड़ाई के लिए सोच रहा है, उसके लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि ये इसका अदर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके का क्या समझ। तो ये ग्रीवसेस इसका पोटेंशियल न्यूनेस दिखा है, इसका चैलेंज भी दिखा है। तो चैलेंज का एड्रेस ना करे, आगे देश में ऐसा लोग सड़क पे उतर रहा है, नेपाल में उतरा है, श्रीलंका में उतरा है, बांग्लादेश में उतरा है, सरकार भी गया है, इसके आगे एक जगह जाके रुके। तो जो बदलाव हम चाहते हैं, उस बदलाव का एक सब्जेक्ट के हिसाब से अगर देश का ये टॉयलिंग पीपल का एक रोल प्ले करना है, उनका एक पूर्ण ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, जो एक्चुअली मई दिवस का इतिहास में दिखा है। तुम्हारा 9 अप्रैल 1884 में जब ये डिक्लेरेशन जारी किया था कि 1896 फर्स्ट में से हम 8 घंटा काम लेके रहेंगे, नहीं तो स्ट्राइक में जाएंगे इंडिपेंडेंटली, उसका 70,000 मिल गया। एक साल के अंदर ये पूरा कैंपेन डेवलप किया। 1885 तक एंड में उसका मेंबरशिप पहुंचा 7 लाख। एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स था जिसका असर सिर्फ अमेरिका का शिकागो शहर नहीं, दुनिया भर में उसका रिवर्बरेशन किया। 8 घंटा का तो विजुअलाइज करने का, क्रिमिनलाइजेशन के बाहर में जाकर अपना गरिमा के ऊपर खड़ा करने का एक ब्रॉडर पॉलिटिकल एजेंडा का जरूरत है, जिसके हिसाब से एक वर्कर प्रेजेंट बने। जब किसान आंदोलन में हम देखते हैं असल में किसके खिलाफ फाइट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कैपिटल के खिलाफ। सबसे इंपैक्टफुल कहां पे हो रहा है? दिल्ली ब्लॉक कर रहा है। वर्कर्स का क्या हो रहा है? कॉर्पोरेट कैपिटल के खिलाफ फाइट कर रहा है, वो शहर को रोक सकता है, सब ट्रेड पैदा कर। तो ये जो स्थिति बन रहा है कि असल में ऐसे मिलिटेंसी बन रहा है जहाँ पे न्यू क्लास अलायंसेस बन सकता है, और इसका मिलिटेंसी काफी ज्यादा यूनिक होने का उतना कुछ है नहीं, और जिसको कोऑप्ट करना सिस्टम के लिए संभव नहीं, ना उसके लिए कोई ट्रेड यूनियन ना उसके लिए कुछ है। जो मैक्सिमम कर सकते हैं रिप्रेशन कर सकते हैं, उसके लिए एक्टिविस्ट को तैयार रहना पड़ता है, जो बिना उसके मतलब ये दिखाता है कि रिप्रेशन लास्ट रिसोर्ट है। वो डर उसका रहता है कि रिप्रेशन के बाद भी अगर लोगों का डर खत्म हो जाए फिर मुश्किल हो जाए, जो दिख रहा है कि रिप्रेशन के बाद भी अगर हो रहा है। तो उस हिसाब से इसका कैरेक्टर का जो पोटेंशियल यूनिट्स और ऑर्गेनाइज करने का चैलेंज, यही शायद आज का मेले का कॉन्टेस्ट में आता है। तो मेरा ये कम्युनिकेशन का एक हिसाब से ये है कि कॉन्वर्सेशन चले अगला 5 साल 10 साल, खास करके DBL से हमने जो दिखाई दिया, ये पैरेलल स्थिति जारी है, हो सकता है और भी। इसमें जो लोग इंटरेस्टेड है वो समझना चाहते हैं और बेहतर बातचीत में रहे, और जनरली आगे के समय में हम जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उसके हिसाब से इसमें हमारा रोल क्या हो सकता है, वो एंगेजमेंट क्या हो सकता है, हमारे आसपास नहीं होता है, वो फिगर आउट करने का कोशिश करें। जो लोग ट्रेड यूनियन में काम कर रहे हैं, जो लोग यूनियन छात्र संगठन कर रहे हैं, जो लोग कोई मीडिया हाउस चला रहा है, जो लोग एनालिटिकल पीसेस लिख रहा है, जो लोग अलग अलग काम कर रहा है, क्लास एक्सिस में ये स्ट्रगल का फ्यूचर क्या होगा, ये रिटर्न ऑफ द क्लास सोसाइटी को विजुअलाइज करना, उसका गरिमा का से उसको वापस रिकनेक्ट करना, ये नया मौका और एक क्लास